हेलो दोस्तों, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी जेई 2024 का एग्जाम शिफ्ट 1 में जो हुआ था उसमें मैकेनिकल के जितने क्वेश्चन थे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल फिनिशिंग प्रोसेस। इसमें से कौन सा फिनिशिंग प्रोसेस नहीं है? तो यहाँ पे है बर्निशिंग, पिकलिंग, शॉर्ट पिनिंग और बफरिंग। अब प्रॉब्लम यहां आती है कि बच्चों आपने अगर यही नाम ही नहीं सुने हुए तो आप आगे कहां बढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, आप सीधा एमसीक्यू पे अटैक कर रहे हैं, तो आपको यही समझाना चाहूंगा, पहले आप थ्योरी पढ़िए। थ्योरी नहीं पढ़ी तो एमसीक्यू के ऊपर सीधा अटैक मत कीजिए। ओके, और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं वीडियो तो आपको कहना चाहूंगा ऑल इन वन एईजेई कोर्स है, उसके अंदर ये सब कुछ मैंने थ्योरी करवा रखी है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब आते हैं वापस हमारे इस क्वेश्चन पर। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमने जो पिक्चर डाली है वो है बर्निशिंग की। अब बर्निशिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम फिनिशिंग प्रोसेस कर रहे हैं। जब हमारे पास सरफेस रफ है, अच्छा नहीं है, यूज करने लायक नहीं है, तो उसकी फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग प्रोसेस हमारे पास आती है बर्निशिंग। इसी तरह हमारे पास अगर देखेंगे शॉर्ट पिनिंग, इसमें छोटे छोटे बॉल्स हम यूज करते हैं जिसके कारण सरफेस जो है साफ करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। बफिंग में भी आप देखोगे कार के ऊपर बफिंग करते हुए देखा होगा आपने। तो ये जो है वो क्या है, बफिंग प्रोसेस। अब ये तीनों जो है वो क्या है, एक सरफेस फिनिशिंग के प्रोसेसेस है। लेकिन अगर आप एक देखोगे यहाँ पर पिकलिंग, पिकलिंग नहीं है। पिकलिंग कहे किस तरह की पिकलिंग, तो पिकलिंग है हमारे पास ये एसिड पिकलिंग। एसिड पिकलिंग मतलब आपने जब इसके ऊपर वर्क करना होता है, हमारे पास अलग अलग मटेरियल होता है, उसके ऊपर हम एसिड पिकलिंग करते हैं। उसके ऊपर के सरफेस जो है साफ करने के लिए, अगर कोई ऑक्साइड्स लगे हो वो साफ करने के लिए हम एसिड पिकलिंग करते हैं। तो ये आपने कभी देखा हो कंपनी में, तो इस तरह का एसिड होता है, उसके अंदर डुबा देते हैं। तो ये एक मेटल फिनिशिंग प्रोसेस नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक चोट लगी है और इसकी तरफ ध्यान मत देना, ज्यादा चोट नहीं है, छोटी सी चोट है, ठीक है। और कई बच्चों का ध्यान उधर ही जाएगा, सर क्या लगा, क्या लगा, कुछ नहीं, ज्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी सी लगी है। ओके, चलो अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक कोटिंग एज कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द क्यूर रिएक्शन। अब क्यूर रिएक्शन होती क्या है, अब हम देखें, अगर हम देखेंगे पेंट के बारे में देखते हैं, तो पेंट हमारे पास जब देखोगे तो आपको वो दिखेगा एक जमा हुआ अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं कि उतर रहा है वहां से, गिर रहा है वहां से। तो आपको क्या करना होता है, इसको अच्छा रिएक्शन, मतलब जल्दी से जल्दी ऐसा हो जाए, हम पेंट करें और जल्दी से सूख जाए। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्योर रिएक्शन के लिए क्योर एडिटिव्स डालने पड़ते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। तो हम क्योर रिएक्शन के लिए क्योर एडिटिव्स इसके अंदर डालते हैं। इन अ टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन which of the following best describe the sequence of events during an exhaust stroke। अब देखिए कौन सा टू स्ट्रोक का। अब टू स्ट्रोक इंजन अगर आपको वर्किंग नहीं पता तो भाई साहब आप आगे नहीं जा सकते। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे ट्रांसफर पोर्ट होता है, ये पोर्ट जो होता है ट्रांसफर पोर्ट होता है, और यहाँ पर हम एग्जॉस्ट करते हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट है, इनलेट है, अलग अलग वाल्व होते हैं। इनलेट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो फ्यूल अंदर आया इनलेट के थ्रू, यहाँ ट्रांसफर पोर्ट है और ये एग्जॉस्ट पोर्ट है। अब ये वर्किंग इसकी, अब टू स्ट्रोक में आप देखते हो सिर्फ दो ही स्ट्रोक में हमारा काम पूरा हो जाता है। सक्शन भी हो जाती है, कंप्रेशन भी हो जाती है, पावर स्ट्रोक भी मिल जाता है, एग्जॉस्ट भी मिल जाता है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे, देखिए अब आराम से पढ़ो, द एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन्स फर्स्ट, पहले एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता है, फॉलोड बाय द ट्रांसफर पोर्ट, तो उसके बाद हमारे पास ट्रांसफर पोर्ट होता है, ठीक है। बोथ पोर्ट्स ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ खुलते हैं। द ट्रांसफर पोर्ट ओपन्स फर्स्ट फॉलोड बाय द एग्जॉस्ट पोर्ट, या एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन्स एंड क्लोजेस बिफोर द ट्रांसफर पोर्ट ओपन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो हमारे पास जब आप देखोगे, इसकी एनिमेशन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। आपने अगर आप लाइव, जो भी लाइव बच्चे हैं इनको अगर आपने देखा हो, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, YouTube पे भी है, ऐप में भी है, उसमें आप देख सकते हो। उसमें क्या करते हैं कि एग्जॉस्ट पोर्ट, ये देखिए ओपन फर्स्ट, पहले एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता है। सो ए इज द राइट आंसर, उसमें हम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
प्रेशर हेड जो होता है फ्लूइड सिस्टम में वो कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में है? नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप प्रेशर हेड की बात करो तो होता क्या है, हम भाई साहब यहाँ पे पानी देख लेते हैं, यहाँ पे पानी है। अगर मैं कहता हूं कि इसके यहाँ पे बताओ कितना प्रेशर है, तो मैं कैसे बता सकता हूं? ये बता सकता हूं रो जी एच से, रो जी एच से। रो डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या होता है? उसकी हाइट ऊपर से लेकर नीचे तक, जहां तक पॉइंट का आप देखना चाहते हो। मैं इसका देखना चाहता हूं यहां तक का कि यहां प्रेशर कितना है, तो रो जी एच। अगेन रो बार बार वही 1000 है, जी हमेशा वही 9.81 है, तो रह क्या गया? सिर्फ एच। एच के माध्यम से हम बता सकते हैं कि अगर एच हमारा पता है तो हम प्रेशर बता सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, एच को प्रेशर हेड बोल दिया, कि उसके ऊपर कितना पानी है उसको वेट को हमने बता दिया कि हाँ सब प्रेशर हेड के थ्रू हम प्रेशर जान सकते हैं। तो क्या है, यहां देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर, the height of the fluid column equivalent to the pressure exerted by the fluid। हाँ बात सही है, the height of the fluid column, तो इसके ऊपर जो fluid column है equivalent to the pressure exerted by the fluid, तो वही है हाइट कॉलम, उतना हाइट है। सो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस तरह से आप इसको प्रेशर हेड को यहां से भी देख सकते हैं। ओके, इफ टॉर्जनल रिजिडिटी इंक्रीजेस, अगर टॉर्जनल रिजिडिटी जो है इंक्रीज करती है इन द टॉर्जन इक्वेशन, देन अब टॉर्जनल इक्वेशन ही, अब आप में से बड़े बच्चे ऐसे होंगे जिनको टॉर्जन इक्वेशन नहीं पता, बड़े बच्चे ऐसे होंगे जिनको टॉर्जनल रिजिडिटी नहीं पता। अब अगर आपको नहीं पता तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। पहली बात, हमें इसको याद करना है। कैसे याद करना है? बड़ा सिंपल सा है। हम कैसे याद करते हैं? मैंने इसको रटाफिकेशन के लिए कुछ बना रखा है, हंसना मत, मजाक से बना रखा है। तू जा ताऊ रे, मैंने ऐसे बना रखे, मैं क्या करूं, मुझे याद नहीं होती ऐसी चीजें, तो मैंने तो बना रखा है तू जा ताऊ रे, तू, ठीक है, जा ताऊ ताऊ रे, ऐसे। तो सी थीटा बाई एल, इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। अब बात आई थी टॉर्जनल रिजिडिटी है क्या। देखिए, जब हम देखते हैं कि स्पॉन्ज है हमारे पास, अगर स्पॉन्ज हो, हम पकड़ के ऐसे घुमा देंगे, वो कहेगा कि मैं नहीं घूमना चाहता। लेकिन मेटल हो, मेटल को अगर पकड़ के घुमा सकते हो। मैं आपको वो लोहे का पीस पकड़ के घुमा दे इसको, अगर आप सनी देओल नहीं हो, शक्तिमान नहीं हो, तो चलो मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके पास टॉर्जनल रिजिडिटी बहुत कम है, बहुत कम है, और यहाँ पर टॉर्जनल रिजिडिटी हाई है। आप इससे समझिए। लेकिन अब बात आती है फॉर्मूले में कैसे समझे। अब फॉर्मूले में अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको सिर्फ ये देखो सी थीटा बाय एल, और सी को कुछ लोग जी भी लिखते हैं, कई बुक्स इसको जी लिखते हैं, इसको याद रखें। जे को हम आईपी भी लिखते हैं, इसको भी याद रखें, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। जे को आईपी भी लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर मैं इसको देखो, जे को इधर ले जाऊं तो टी अपॉन, सॉरी जे इधर आ गया, सी के साथ जे को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये थीटा बाय एल, तो सी जे, या आप सीधा ऐसे करो कि सी को इधर लाओ, और ज्यादा इजी कर लेते हैं। चलिए, टी जे और सी को मल्टीप्लाई, सी इधर लाइए, इजी रहेगा थीटा, क्योंकि थीटा पता करना है ना। तो अभी देखो, इसको अगर इंक्रीज करते हैं तो ये क्या होगा, डिक्रीज, क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, टॉर्जनल रिजिडिटी, ये है टॉर्जनल रिजिडिटी। अब इसको अगर बढ़ाओगे, इसको कम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास क्वेश्चन में टॉर्जनल रिजिडिटी इंक्रीज की गई है, तो हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। इजी है। लाइव बच्चे जो भी हैं बेटा, जरूर कमेंट जरूर करो। अगर आपको आता है, नहीं आता, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहो, जो भी बच्चे लाइव हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलिए, ठीक है, टॉर्जनल रिजिडिटी आपको पता लग गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्लास आइटम्स दैट दोस दैट आर 30 to 40% ऑफ ऑल इन्वेंट्री आइटम। 30 से 40% इन्वेंट्री आइटम का हिस्सा वो खा जाते हैं, 30 से 40%, एंड अकाउंट ऑफ 30 to 40% ऑफ द टोटल रूपी कंजम्पशन वॉल्यूम। तो 30 से 40% पैसा भी खा जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं, बी, सी, एक्स या ए। ये होता क्या है, यही नहीं हमें पता, तो हम आगे कैसे बढ़े। तो ये देखिए, ए बी सी एनालिसिस बोलते हैं इसमें। ए में हम एक्सपेंसिव इन्वेंट्री रखते हैं, जिसका हमें एक्यूरेट कंट्रोल चाहिए भाई साहब, एक्सपेंसिव आइटम है। बी में हम रखते हैं मॉडरेट सा,
कि ठीक ठीक सा खर्चा, कुछ ज्यादा नहीं। इसमें लो कॉस्ट, कम से कम खर्चे वाली चीजें सी में। और ज्यादा हम देखते हैं इसके अंदर ए में रखेंगे 80% ऑफ द वैल्यू, ओके, बी में रखेंगे 15 से लेके 30% तक का, और ये रखेंगे सिर्फ 5% ऑफ वैल्यू का रखेंगे। लेकिन इसमें नंबर ऑफ आइटम्स देखो, आइटम्स बहुत कम है लेकिन वैल्यू बहुत ज्यादा है। बात देखो 80%, हम यहाँ पे बीच में कहीं ठीक सा बीच में, यहाँ पे देखो बहुत सारे नंबर ऑफ आइटम चाहिए लेकिन 5% वैल्यू का ही खा रहे हैं। पैसे के हिसाब से देखो, यहां पर नंबर ऑफ आइटम देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम देखो, यहाँ पैसे के हिसाब से यहां पर। तो मिड में अगर देखें तो बी होता है हमारे पास, क्लास बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ होज पाइप इन द गैस वेल्डिंग प्रोसेस। अब होज पाइप अगर आपने देखी है तो सिंपल सा आपने देखा होगा, गैस वेल्डिंग का सेट होता है, ये होजेस होते हैं। ये होजेस किसके साथ लगे, देखिए प्रेशर रेगुलेटर के साथ, ताकि यहां से आएंगे भाई साहब गैस आनी है, हमने प्रेशर रेगुलेटर से देखना है कि भाई साहब कितने प्रेशर पे आ रही है गैस, फिर आगे लेके जाते हैं। तो होज पाइप हमारी जो है इसको कनेक्ट करती है। तो क्या करती है, प्रोटेक्ट द आई को तो भाई साहब आसपास ही नहीं है कोई, चलिए सप्लाई द गैस फ्रॉम द प्रेशर रेगुलेटर, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये हमारा रेगुलेटर जो है, रेगुलेटर से आती है गैसेस, उसको आप होज पाइप के थ्रू आगे लेकर जाते हैं। ओके, 8th क्वेश्चन, विच इज द फंक्शन ऑफ शील्डिंग गैस इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, GTAW बोलते थे इसे। तो हमारा इसमें कौन सा फंक्शन है शील्डेड, इसमें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शील्डेड गैस, गैस का क्या फंक्शन है। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, गैस का हमारा फंक्शन क्या होता है कि भाई साहब जब हम वेल्डिंग करें, आसपास की ऑक्सीजन उसके ऊपर अटैक ना कर दे, कंटेमिनेट ना कर दे, एनवायरमेंट उसके ऊपर अटैक ना कर दे, हम गैस की शील्ड बनाते हैं, यही तो काम है हमारा, गैस इसीलिए तो यूज कर रहे हैं। तो हम इसमें देखें तो प्रोटेक्ट द कंज्यूमेबल कोटेड इलेक्ट्रोड, पहली बात कि जब आपको दिखे कि यहाँ पे टंगस्टन आर्क वेल्डिंग की बात कर रहा है तो ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यहाँ पे यूज होता है। पहली बात तो यहाँ पे यही काम खत्म हो जाता है कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो, प्रोटेक्ट द टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द मोल्टन मेटल वेल्ड प्रूफ फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन, तो ये बात बिल्कुल सही बैठ रही है। आगे भी देख सकते हैं, रिमूव द स्लैग बाय स्ट्राइकिंग एंड कंडक्ट्स करंट टू पास थ्रू इट, भाई साहब ये कोई ऐसा खास बात नहीं है। प्रोटेक्ट द कंज्यूमेबल बेयर इलेक्ट्रोड, अगेन बात फिर वही आ गई। देखो बात आपको अगर देखने को मिले ना, दिमाग क्या कहता है, वेल्ड पूल को बचाता है, ये देखो मोल्टन वेल्ड पूल को बचाता है एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से, हमें तो यही लगता है। तब होती है जल्दी एग्जाम में, अच्छा वेल्ड पूल को बचाता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये नहीं देखते कि ये यहाँ पे कंज्यूमेबल लिखा है, यहाँ पे भी कंज्यूमेबल लिखा है, हमें इसकी ओर जाना पड़ेगा। बात समझ आ गई। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं तो ध्यान से करिए, कुछ ज्यादा नहीं है, मिस्टेक होती इसी तरह की सबसे होती है, स्पीड मार जाती है कि जल्दी कर जल्दी, अच्छा कंडेमिनेशन बचाता है, ओके चलो आगे, पंगा यहां पड़ता है। चलिए, इन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन विच वाल्व आर क्लोज्ड ड्यूरिंग द एक्सपेंशन स्ट्रोक। अब एक्सपेंशन स्ट्रोक जब होता है, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, आप देखोगे 4 स्ट्रोक है, उसके अंदर सक्शन के दौरान इनलेट वाल्व ओपन होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है तो हमारे पास दोनों वाल्व बंद होते हैं। अब जब यहाँ पे पावर स्ट्रोक होगा, जिसको हम एक्सपेंशन स्ट्रोक कह सकते हैं, नीचे जाता है तो उस टाइम क्या होता है, वाल्व बंद होते हैं, दोनों वाल्व बंद होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ओनली एग्जॉस्ट वाल्व नहीं, नाइदर ओनली नहीं, बोथ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व बंद होते हैं, ये दोनों ही बंद होंगे। तो हमारे पास बंद होते हैं भाई साहब, हमें जरूरत क्यों बाहर जाने देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बेसिक एसेंशियल कंडीशन फॉर कोटिंग मटेरियल इन हॉट डिपिंग। हॉट डिपिंग के अंदर एसेंशियल कंडीशन क्या है, देखिए इसमें हमारे पास इंटरफेस के ऊपर अलॉय बनना चाहिए, ये हमारी एसेंशियल कंडीशन होती है। इसमें देखेंगे इट शुड हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द बेस मेटल, या इट शुड फॉर्म एन अलॉय एट एंड द इंटरफेस विद द बेस मेटल, तो ये राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following assumption is essential for applying Bernoulli's theorem? ये सबको पता है बच्चों, जैसा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बार बार पढ़ते हैं Bernoulli's में, ये स्टेडी होना चाहिए, ये इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। सो ए इज द राइट आंसर, ये याद ही कर लो,
बड़ा इजी सा है, ये कंडीशन हमारे पास होती ही है, ये हमारे नॉलेज में लेके चलते हैं assumptions। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई द क्लास ए आइटम। देखो एबीसी एनालिसिस अभी किए, क्लास ए में क्या था कि हमारे पास चीज चाहे कम है लेकिन वैल्यू बहुत ज्यादा है उसकी, तो हमारे पास द नेक्स्ट 15 to 25 अकाउंट फॉर 10 to 20% ऑफ द कंजप्शन, नहीं कंजप्शन ज्यादा, खर्चा ज्यादा, तो हम देखेंगे देखो 70 से 80% बैलेंस नहीं, यहाँ पे ये देखिए 10 से लेके 20% आइटम होती हैं लेकिन 70 से 80% पैसा खा जाती है, तो ये हमारा क्लास ए आइटम्स का होता है, क्लास ए आइटम हमारे पास होती है, डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल ऑफ अ यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं, तो ये देखेंगे हमारे पास एक यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर है, इसके अंदर नंबर ऑफ डिवीजन की बात करें तो हमारे पास 24 होते हैं, कितने होते हैं 24 होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, असिमेट्रिकल टी सेक्शन, अब ये आ गया छोटा न्यूमेरिकल, ठीक है न्यूमेरिकल है, टाइम खाएगा। पहले बात बताता हूं, अगर आप जेई एग्जाम के लिए सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और आपको जेई एग्जाम देना है, आप याद रखें दिमाग में मेरी बात, क्या इस तरह के न्यूमेरिकल को आप एक बार के लिए स्किप कर दिया करो, एग्जाम के लिए खास करके बात कर रहा हूं, यहां नहीं, एग्जाम में आप इस तरह के न्यूमेरिकल को एक बार स्किप कर दिया करो। होता क्या है, हम न्यूमेरिकल को देख के हमें लगता है कि मैं तो करके रहूंगा सॉल्व, ईगो पे बात आ जाती है कि नहीं भाई मैं तो इसको सॉल्व करके, ऐसे कैसे नहीं होगा सॉल्व, भाई ऐसा कुछ नहीं है, एक नंबर ही होता है, चाहे आप 1 सेकंड में आंसर दो चाहे 1 घंटे में दो, उसको कोई मतलब नहीं तूने कितना टाइम लगाया है, उसने ऐसा क्वेश्चन सिर्फ आपका टाइम खराब करने के लिए दिया है, ये याद रखना बस। इस तरह का क्वेश्चन आए बाद में लास्ट में जितना टाइम बचता है उसमें टाइम खराब कर लेना, क्योंकि ये 5-10 मिनट आपके खराब कर देता है और लास्ट में टाइम बचता नहीं आपके पास क्वेश्चन पढ़ने का। तो जेई के लिए बोल रहा हूँ, गेट तो चलो अलग बात है, जेई एग्जाम के लिए याद रखें आपको न्यूमेरिकल स्टार्टिंग में नहीं करने हैं, एंड में करने हैं। अब इसमें अगर आप आ जाते हैं तो हमारे पास क्या है, टी सेक्शन है। अब टी सेक्शन अगर आप देखते हो तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे एक आई और टी, इस तरह से आपको सिर्फ ये हटा देना है, हमारा टी सेक्शन बन जाएगा। ये होती है फ्लेंज, ये क्या होती है फ्लेंज, इसको हम वेब बोलते हैं, बीच वाले को क्या बोलते हैं वेब। अब फ्लेंज की विड्थ होती है, फ्लेंज की थिकनेस होती है, वेब की ये थिकनेस होती है और हाइट होती है, ये हम अलग अलग लेके चलते हैं, इस तरह से लेके चलते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में जो दिया है इसकी विड्थ जो है 100 है, इसकी 24 है, ये हमारे पास 84 की हाइट है और ये थिकनेस 20 है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, अगर आप इस सेक्शन की बात करें, सिर्फ इस सेक्शन की बात करें, और हमारे पास पूछा क्या है ये जरूर पढ़ लें एक बार। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू द इट्स सेंट्रोइडल। तो हमें क्या करना है, हमें वर्टिकल एक्सिस के थ्रू देखना है, ये वाले एक्सिस के थ्रू। अगर आप इसका सिर्फ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के थ्रू देखते हो तो हमारे पास देखो ये इसकी चौड़ाई 24 है और जो विड्थ है यहाँ पे ये देखेंगे तो 100 है। तो हमारा फॉर्मूला होता है BD³/12। इस तरह से देखते हैं ना हम। अब पहले सेक्शन का देख लेते हैं, इसको बोलते तो नंबर 1 और इसको बोल देता हूं मैं नंबर 2 बोल देता हूं, इस तरह से हम नाम रख लेते हैं। नंबर 1 वाले को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास B है 24 और ये है 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ये कर देंगे। एक सेक्शन का यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे सेक्शन का जब इसका देखोगे इसका तो 20 और 84, 20 को काट के जा रहा है तो हमारे पास क्या है 84, ये भी BD³/12 होगा। D बस यहाँ पे 20 होगा, 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, बस इतना सा बात करनी है और इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए 24 1 0 0 0 0 0 इस तरह से डिवाइडेड बाय 12। और यहाँ पे भी देखोगे 8 4 इंटू 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ गया यहाँ पे 1 2, ये 20 है ना तो हमें 0 उसी तरह से अकॉर्डिंगली लगानी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सिंपल सी कैलकुलेशंस है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, उसी हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप सीधा इसको पहले काट लो 12 दूना 24, तो ये तो कट ही गया सीधा, ठीक है। इसको देखेंगे अगर आप मान लीजिए 2 पे काटते हैं तो ये 4 और 2 6, ये अगर काटोगे तो आप 7 6 42, 7 6 सीधे कट रहे तो चलो 8 7 56, तो 56,000 और यहाँ पे कितना है, और ये है 2 0 0, ये कितने 0 है 1 2 3 4 5 6, तो 20 लाख बन जाएगा, ये 20 लाख बन जाएगा। तो 20 लाख बन गया
तो हमारे पास है 6 जीरो लगा देते हैं, 6 जीरो लगा देते हैं, तो ये हमारे पास 1 2 3 6 और 5, तो ये देखेंगे 2 0 5 6 0 0 0, तो ये कौन सा है, दो वाली लाइन में देखना आंसर, ठीक है, तो 2 वाली लाइन में ये वाला आंसर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो ए इज द राइट आंसर। जल्दी से देख लीजिए बेटा, किसी का सॉल्व आपने भी सॉल्व किया या मैं अकेला ही करी जा रहा हूं, ठीक है, तो ये इजी है, करना कुछ भी नहीं था, करना कुछ भी नहीं, ठीक है, तो सुशील कुमार सिर्फ आपने ही किया है, चलिए बहुत अच्छी बात है, जो कर रहे हैं बेटा आपके लिए फायदा है। हम तो लाइव आते हैं, लेकिन आप ही बच्चे अगर लाइव नहीं आना चाहते तो हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते भाई साहब, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप अपनी हेल्प नहीं करते। तो आप ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करा करें जब भी आपको टीचर पूछता है तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल हीट एडिशन इज अज्यूम्ड टू अकर। हीट एडिशन कहां पे होती है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल कांस्टेंट हाई टेम्परेचर सोर्स, या थ्रू इंटरनल कंबस्शन ऑफ फ्यूल बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद फ्लेम, या फ्रॉम ए कंबस्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड एक्सटर्नल सोर्स। अब देखो एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, बात कौन सा है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल की है, ना कि फ्यूल के बारे में तो बात ही नहीं है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे हाई कांस्टेंट टेम्परेचर वाला कोई सोर्स है, हाई टेम्परेचर वाला कोई सोर्स है, बड़ा सोर्स है जहां से हम सारी हीट ले रहे हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके जी, चलिए 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज पॉसिबल इन चकिंग टाइप इंटरनल ग्राइंडर। अब देखो ये वाला अगर आपने नहीं देखा, वीडियो भी नहीं देखा, फोटो भी नहीं देखा, तो भाई आंसर कहां से दोगे। ये देखो इस तरह का होता है, इंटरनल टाइप का ग्राइंडर होता है, अंदर से ग्राइंडिंग करते हैं, इसकी आगे भी मूवमेंट है और इस तरह से मूवमेंट है, तो दो तरह की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसके में सिर्फ रोटेशन नहीं, वाइब्रेशन नहीं, बोथ रोटेशनल एंड रेसिप्रोकेटिंग दोनों मूवमेंट यहां पर होती हैं। सो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग फ्लेम इज ऑक्सीजन प्रोपोर्शनल मोर कंपेयर टू एसिड। अब ऐसे क्वेश्चन करवाने की जरूरत है, आप बहुत सियाने बच्चे हो, इस तरह के क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है। तो आपके पास फ्लेम अलग अलग तरह की होती है, 3 तरह की, न्यूट्रल, कार्बोनाइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग। न्यूट्रल में दोनों बराबर होती है, ऑक्सीजन भी और एसिटिलीन भी, और यहाँ पे आप कार्बोनाइजिंग में देखें तो हमारे पास एसिटिलीन ज्यादा होता है और ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ठीक है जी, विच व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव प्री प्लानिंग ऑन द इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। कहता है प्री प्लानिंग का क्या इंपैक्ट पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है प्री प्लानिंग। देखो प्री प्लानिंग तो भाई साहब किसी भी चीज में, चाहे आपने ट्रेन भी पकड़नी है, कल को सुबह प्री प्लानिंग करते हो ना, टिकट कटवाते हो, पता है इतने में जाना है, प्लेटफॉर्म पे इतना, प्री प्लानिंग है, उससे फायदा रहता है, आपका टाइम नहीं वेस्ट होता, आपका पैसा नहीं वेस्ट होता। तो अगर आप इतने बड़े काम में देखते हो तो यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अनइकोनॉमिक आउटपुट, तो यहाँ पे कह रहा है कि हम इससे बच सकते हैं, प्रोडक्शन होगी, अनइकोनॉमिक आउटपुट ना आ जाए, हमारे पैसों का सही सही यूज हो, इसलिए हमारा ए इज द राइट आंसर। गिवन एन एनुअल यूजेस वैल्यू ऑफ 400 यूनिट्स, कहता है कि हमारा एक साल का जो हमें चीज चाहिए वो 400 यूनिट है, 400 यूनिट्स हमें चाहिए किसी भी चीज की, मुझे नहीं पता किस चीज की चाहिए हमें बस। द प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इज 20 पर ऑर्डर, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट इसको कहते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं, 20 रुपीज है, ये क्या है 20 रुपीज। कॉस्ट पर पीस इज 100, कॉस्ट एक पीस का 100 रुपीज लगने वाले हैं, 100 रुपीज, ठीक है। और हमारे पास क्या पूछा हुआ है, एक और है, कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री इज 10%। अब कॉस्ट ऑफ कैरिंग मतलब होल्डिंग कॉस्ट जो होती है उसको आप रखोगे इन्वेंट्री को, खर्चा पड़ेगा 10%, इसका किसका, इसका 10%, 10% इसका निकालेंगे तो क्या है, 100 का 10% 10 ही है भाई, तो होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास आ गई 10 आ गई। बस हमारे पास यूज क्या होना है, 420 और 10, बस इसका यूज होना और कुछ नहीं। फॉर्मूला हमारे पास देखिए, हम EOQ निकालना चाहते हैं, सिंपल सी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 into डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन होल्डिंग कॉस्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं। फॉर्मूले में डाल दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 into डिमांड, डिमांड कितनी थी 400 की, ठीक है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी 20 की, और होल्डिंग कॉस्ट कितनी थी 10 की, तो हमारे पास ये कट गया, बाकी कितना रह गया, देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 1 2, ठीक है, 2 0 है बस, तो ये आ गया 4 और 0, तो 40 आ गया। तो हमारे पास ये किया इकोनॉमिक ऑर्डर क्या आ जाएगा
40 इज द राइट आंसर। सो बी इज द राइट आंसर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो बताया ना। अब हमें सवाल है सर ये ईओक्यू क्या होता है? तो ईओक्यू जानना चाहते हो तो पूरा पढ़ो, ऑल इन वन ईजी कोर्स में आपको सब कुछ मिलता है। यूट्यूब पे जो देख रहे हो, जो तो ऐप में देख रहे हो उसको तो फायदा ही है। आपको बेसिक तैयार करना है। आप में से कुछ बच्चे सर ईओक्यू नहीं पता हमें, तो भाई साहब पता करो पहले फिर ही आगे चलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन the algebraic sum of a resolved part of multiple forces in given direction is equal to। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि भाई साहब अगर मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं, ओके, और उसके ऊपर अलग अलग फोर्सेस लग रही है। मैं यहाँ पे फोर्सेस बना लेता हूँ कि मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे देखिए एक फोर्स यहाँ लग रही है, एक फोर्स यहाँ लग रही है, एक फोर्स यहाँ लग रही है, और इसके कंपोनेंट्स भी हैं। अब क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व्ड पार्ट्स। अब ये रिजॉल्व्ड पार्ट्स हैं, इनके भी कंपोनेंट्स है। तो इनके कंपोनेंट्स अगर बनाता हूं, मान लीजिए मैं कुछ अलग कलर यूज कर लेता हूं इसके लिए, तो हम इस तरह यूज करते हैं। ये देखिए इसके रिजॉल्व पार्ट यहां होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, इसका भी हॉरिजॉन्टल होगा, इसका भी हॉरिजॉन्टल होगा, इसका वर्टिकल होगा, इसका भी वर्टिकल होगा, सबके वर्टिकल होंगे, सबके वर्टिकल फोर्सेस हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब ये क्या है? ये इक्वल टू किसके होगा? हम देखेंगे कि रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट के भी दो पार्ट होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इन सबके हॉरिजॉन्टल का प्लस कर लो, इक्वल टू होना चाहिए रिजल्टेंट के हॉरिजॉन्टल की। तो आप समझ रहे हैं? आपने अगर ये चीज पढ़ी हुई है तो अभी आपको समझ आएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो होंगे उनको प्लस कर लीजिए, सबको, सबके हॉरिजॉन्टल को प्लस कर लीजिए, इक्वल टू क्या होगा? रिजल्टेंट के हॉरिजॉन्टल के इक्वल होगा। तो हमारे पास क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन, नहीं डिफरेंस नहीं है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन डायरेक्शन, द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल कंबाइंड, द रिजल्ट पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन सेम डायरेक्शन। सो ये फोर्थ नंबर जो है हमारा डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके जी, चलिए। द वेन्ड डिफ्यूजर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप सर्व्स टू, क्या करता है? हम अगर देखते हैं डिफ्यूजर का काम क्या होता है। डिफ्यूजर का काम होता है कि हम जब स्पीड पे हमारे पास कोई चीज आ रही है उसका स्पीड को कम कर देना, ठीक है, स्पीड को कम कर देना, और उसके क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। एक्सेलरेट नहीं, रिड्यूस नहीं, कंट्रोल नहीं, कन्वर्ट करना। तो हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास किसको कन्वर्ट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। यही तो काम होता है ना डिफ्यूजर का, सिंपल सी बात है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डिफ्यूजर हमने बताया हुआ है पंप के अंदर। व्हाट इज कंप्लीट फॉर्म ऑफ एलवीडीटी? देखिए ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट है जिसके अंदर मैं आपको दिखाई देता हूं। यहाँ पे देखोगे, ये देखो, तो हमारे पास ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होती है, और ऊपर एक ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दो हमारे पास होती है। ये क्या करती है? हमारे पास से एक तरह से सिग्नल चेंज करना, लाइक हम अगर सिग्नल देंगे, करंट देंगे, तो हमारे पास मोशन होगा, इस तरह से मोशन होगा। तो हम क्या करेंगे? ये क्या है? पॉपुलर है बहुत ज्यादा, ये इसके फुल फॉर्म होते हैं लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, सी इज द राइट आंसर। इसका नाम याद कर लीजिए, और अगर हो सकता है इसके बारे में और डिटेल भी जान लीजिए। डिस्पाइट हैविंग द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी फॉर कार्नोट साइकिल, इट इज नॉट सुटेबल फॉर प्रैक्टिकल इंजन। कहता भाई साहब कार्नोट इंजन ये होता है, कार्नोट साइकिल वो होता है, लेकिन भाई साहब हम इसको प्रैक्टिकल नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि उन्होंने जो प्रोसेसेस ली है वो सारी की सारी रिवर्सिबल है, आइडल है, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या कहेंगे? द साइकिल रिक्वायर्स वेरी हाई प्रेशर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट इज इजी टू मेंटेन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कहां मेंटेन करना इजी है। इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ये तो इम्पॉसिबल है ऐसा कुछ करना। सो सी इज द राइट आंसर। Okay, C is the right answer. Which of the following hardness scale uses a diamond cone indicator? Diamond cone indicator जो यूज होता है रॉकवेल C स्केल के अंदर यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से डायमंड कॉन इंडिकेटर जो होता है इस तरह से हम यूज करते हैं इसके अंदर। द क्रीप रेट इन मटेरियल इंक्रीजेस व्हेन, क्रीप रेट कब इंक्रीज करता है?
क्रीप कैसे बढ़ेगा? देखो हमारे पास क्रीप होता क्या है, जस्ट हायर टेम्परेचर के ऊपर जब किसी के ऊपर स्ट्रेस लगती रहे, लेकिन हायर टेम्परेचर के ऊपर जब उसके ऊपर लगातार स्ट्रेस बढ़ती रहे, लगातार पड़ती रहे, तो धीरे धीरे उसकी स्लो डिफॉर्मेशन चलती रहती है। लेकिन और ज्यादा अगर या तो टेम्परेचर बढ़ा दे या हम उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ा दे तो हमारे पास क्या होगा, क्रीप बढ़ जाएगा। तो हमारे पास इसमें देखेंगे स्ट्रेस इज इंक्रीज, तो ये बात तो सही है। टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या फायदा है, ऐसा नहीं है। सो ए इज द राइट आंसर। ओके, तो हम इस तरह से टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर देखते हैं तो वहां पे हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पे क्रीप देखने को मिलती है। वर्क डन बाय द लोड इन स्ट्रेचिंग द बार इज नोन एज वर्क डन। अब देखिए आप किसी भी चीज को खींचते हैं, आप चाहे स्प्रिंग, आपके पास स्प्रिंग को खींचते हैं, उसके कारण उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी आ जाती है, खींचते हैं तो स्ट्रेन एनर्जी आ जाती है। क्या आ जाती है? स्ट्रेन एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। इन ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम हाउ इज ऑयल रिटर्न टू द स्टोरेज टैंक। अब ड्राई सम्प हमने अगर नहीं देखा तो भाई साहब हम कैसे कर सकते हैं? ड्राई सम्प का मतलब क्या है, उसके अंदर हमारे पास मतलब सम्प जो है वो भीगा है, गीला नहीं है, उसके अंदर लगातार स्टोरेज में नहीं रहेगा। तो हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर एक पंप लगा होता है। ओके, इसके अंदर स्कैवेंजिंग पंप एक्टिविटी बैक ऑयल रिमेन्स, ठीक है। तो ये वाला स्कैवेंज पंप होता है, एक्टिवली पंप ऑयल बैक, तो वो पंप जो है वो दोबारा आगे चलाता रहता है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट देखिए। व्हाट इज मेंट बाय द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन क्या है? फोर्स को हिस्सों में तोड़ना, तो रिजॉल्व करना। तो हमारे पास क्या है, चेंजिंग नहीं होता, कंबाइनिंग मल्टीपल फोर्सेस नहीं होता, स्प्लिटिंग अ फोर्स इनटू कंपोनेंट विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट। इफेक्ट नहीं चेंज कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, उसको दो कंपोनेंट में विभाजित कर रहे हैं, दो में तोड़ रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? तो धरती भाई साहब खींच रही है सारी चीजों को अपनी तरफ, तो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी खींचती है, तो वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सबके ऊपर पड़ रहा है तो वो होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट एनी गिवन पॉइंट। सो ए इज द राइट आंसर। ओके जी, तो ये आप देखोगे तो ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसको और क्या कहते हैं? तो इसका नाम याद करिए, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं इसे, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी इसको कहते हैं। इस तरह से हम इसकी इमेज में भी देख सकते हैं इसको। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम इन प्रोडक्शन इज टू, तो मेन क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सीक्वेंसिंग करने का? सीक्वेंसिंग करने का भाई टाइम बचना। आप सीक्वेंसिंग कर रहे हो, सीक्वेंस में आप काम कर रहे हो, तो वो क्या है, मिनिमाइजिंग द आइडल टाइम ऑफ मशीन। आइडल टाइम मतलब फालतू में फ्री बैठी है मशीन, मशीन को भी फ्री मत बैठने दो, इंसान को तो चलो क्यों फ्री बैठने देना, मशीन को मत बैठने दो। अ सिंपली स्पोर्टेड बीम विद स्पैन लेंथ ऑफ 4 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सिंपली स्पोर्टेड बीम है, मैं इस तरह से बना देता हूं आपके लिए, और यहां पर हम देख लेते हैं, यहां पे सिंपली स्पोर्टेड बीम का इस तरह से शो कर देते हैं। ओके, तो स्पैन लेंथ मतलब 4 मीटर की लेंथ है इसकी, तो मैं इसको दिखा सकता हूं, तो मेरे पास क्या है, 4 मीटर की ये लेंथ है। आगे चलिए। ओके, और कैरीज अ यूनिफॉर्म लोड ऑफ इंटेंसिटी 5 न्यूटन पर मीटर थ्रू आउट इट्स लेंथ, तो सारे में ऐसे लोड पड़ रहा है, कौन सा, यूडीएल पड़ रहा है, और ये कितना है, 5 न्यूटन पर मीटर। ओके, थ्रू आउट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हाई भाई साहब अगर आप देखोगे इसके सेंटर में होती है, और इसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं WL²/8 होता है। अब देखो इसको याद कर लोगे तो अच्छे रहोगे, निकालने को मुश्किल नहीं है, आप रखोगे इसको देखोगे कितना किधर है, लेकिन फायदा क्या, टाइम वेस्ट करने का, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप देखोगे 5, 4 × 4 मतलब 4 का स्क्वायर 8, तो ये कट जाएगा 2 और ये 10 आ जाएगा। सो 10 इज द राइट आंसर, 10 न्यूटन मीटर इज द राइट आंसर। चलिए आगे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट इज, ऐसे कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग। अब देखो आर्क वेल्डिंग में होता क्या है, आर्क वेल्डिंग में देखोगे तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को वर्कपीस का हल्का सा टच करते हैं और फिर धीरे से गैप बना लेते हैं। अब गैप के थ्रू वो जो है
आर्क क्रिएट होती है, तो ये हम गैप के थ्रू करते हैं। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो है क्रिएटिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एयर गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस टू मेल्ट द मेटल। तो इसका ए इज द राइट आंसर। फॉर मशीनिंग येलो मेटल एंड फ्री कटिंग स्टील डैश यूज कटिंग फ्लूइड। तो ये भाई सब रेक्टिफिकेशन है ना, तो आपने कभी इसके ऊपर कभी मशीनिंग की ना मैंने की है। रेक्टिफिकेशन क्या है, वाटर सॉल्युबल ऑयल हम इसमें यूज करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे सीधा सीधा मेमोरी में अगर पढ़े हुए हैं, इसलिए तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करना पड़ता है। अब आप में से किसने कभी लेथ मशीन पे काम किया, कितनी बार किया होगा, एक बार दो बार बस, लेकिन और वो भी अलग अलग मटेरियल पर, लेकिन ये एमसीक्यू आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। अब एक बार पढ़ लिया ना, अब दिमाग में बैठ जाएगा, अब 2 बार 3 बार दोबारा जब भी आएगा आपको कि यार ये तो इजी है, इसका क्या है पता किसी को नहीं है ना, आपको आपने कभी किया ही नहीं, मशीनिंग नहीं किया, तो आपको पता कैसे लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंगुलर मेजरमेंट डिवाइस। अब देखिए स्पिरिट लेवल जो होता है एंगल देखने के लिए होता है। स्पिरिट लेवल तो आप जानते हैं मिस्त्रियों के पास सबके पास होता है। ऑटोकोलीमीटर जो होता है वो भी एंगल देखने के लिए होता है कि वो चीज सीधी है या नहीं है, 90 डिग्री पे है या नहीं है, उसको देखने के लिए हम यूज। डिजिटल माइक्रोमीटर ऐसा कुछ भी नहीं करता। साइन बार देखें तो हमेशा हमें एंगल के लिए हम यूज करते हैं। डिजिटल माइक्रोमीटर क्या है भाई साहब, थिकनेस देखने के लिए होता है, ठीक है। ये भी आपने देखा होगा, ये ऑटोकोलीमीटर का है हमारे पास, ये हमारे पास साइन बार की बात हम कर रहे थे। ओके, तो ये नहीं है हमारे पास, ऑप्शन नहीं। ओके चलिए, What distinguishes a semi-open impeller from an open impeller? दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है? A semi-open impeller lacks any vanes. A semi-open impeller has vanes on both sides. A semi-open impeller has partial shroud on one side. A semi-open impeller is completely enclosed by a casing. तो C is the right answer. A semi-open impeller has a partial shroud on one side. एक साइड ही shroud होता है, तो ये हमारे पास right answer होगा। Open impeller आप देख सकते हैं, semi अगर देखोगे एक साइड है, तो ये देखिए modified semi-open impeller है, और ये है closed impeller, बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। Relative efficiency of an engine is defined as the ratio of, relative क्या कहेंगे, relative मतलब रिलेशन देखना होता है आपस में। तो हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को अगर डिवाइड करते हैं, दोनों आपस में कंपेयर करें, एक्चुअल और एयर स्टैंडर्ड। एयर स्टैंडर्ड क्या, जिसके अंदर एयर यूज करते हैं, जैसे आइडल गैसेस, आइडल की बात करते हैं, तो वहां पे हमारे पास कितनी एफिशिएंसी आ रही है और एक्चुअल में कितनी आ रही है, तो एक्चुअल में भाई साहब कम ही आएगी ऑब्वियसली। तो रिलेटिव एफिशिएंसी इस तरह से डिफाइन करते हो, तो आप ये चीजें लिख सकते हो। ओके, आइडेंटिफाई द मिलिंग कटर यूज फॉर पार्शियल पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन और कटिंग थिन स्लॉट्स। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एंगल मिलिंग कटर, प्लेन मिलिंग कटर, फ्लाई मिलिंग कटर या मेटल स्लिटिंग कटर इसके अंदर। सो डी इज द राइट आंसर, इसके लिए हम ये वाला कटर यूज करते हैं। ओके चलिए 40th देखिए, What defines a black body in the context of thermal radiation? Black body क्या है, वो सारी की सारी जितनी भी उसके ऊपर लाइट पड़े, जिसके रेज पड़े, सबको सोख ले, वो बाहर ना जाने दे किसी को। ओके, इसके अंदर कौन सा होगा, absorb all radiation मैक्सिमम, हाँ, तो ये हमारे पास ये सही होगा, ए इज द राइट आंसर। अगर बाकी ऑप्शन पढ़ोगे तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, सो ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। हाउ इज द थर्मल एफिशिएंसी डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन। देखिए इंटरनल कंबस्शन इंजन में हम देखेंगे आउटपुट, और इसमें फ्यूल बर्न हो रहा है। अब फ्यूल में से क्या एनर्जी निकलती है, केमिकल एनर्जी। क्यों, क्योंकि हमें इंटरनल कंबस्शन इंजन में देखना थर्मल में क्या होगा, हीट कहां से, फ्यूल से, फ्यूल में क्या होगी, केमिकल एनर्जी। तो जहां आपको केमिकल एनर्जी दिखे तो वो हमारा राइट आंसर है। तो इसमें आप देखोगे इंडिकेटेड पावर टू फ्रिक्शनल पावर ऐसा कुछ नहीं है, इंजन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर ऐसा कुछ नहीं है, रेशियो ऑफ यूजफुल वर्क आउटपुट आ गया टू द टोटल केमिकल एनर्जी इनपुट फ्रॉम द फ्यूल। तो ए डी इसका राइट आंसर होगा। इन ड्रिलिंग ऑपरेशन अ कूलेंट इज यूज टू, कूलेंट क्यों यूज किया था भाई साहब, इतनी गर्म हो जाती है ड्रिल जो है ना, आप देखोगे जो भी ड्रिल है वो गर्म हो जाती है भाई साहब, इतनी गर्म हो जाएगी, वो उसको ठंडा कर लेंगे, कुछ तो डालेंगे, तो हमारे पास क्लीन करने के लिए नहीं, कूल डाउन द ड्रिल बेड, कूल डाउन भाई, ठंडा हो जा,
ठीक है। चलिए, तो आप देखोगे इतना ज्यादा गर्म हो जाती है। कभी बिट को हाथ मत लगाना ना, कभी ड्रिल कर रहे हो हाथ लगा लो, पता लग जाएगा कितनी गर्म होती है। ओके, डैश इज आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर द ब्रोचेस इन द ब्रोचिंग ऑपरेशन। तो हमारे पास ब्रोचिंग के लिए कौन सा यूज होता है? ब्रोचिंग के लिए HSS हाई स्पीड स्टील जो है वो यूज होता है ब्रोचिंग के लिए। आप देखेंगे ब्रोचिंग ऑपरेशन कुछ इस तरह का होता है और ये मटेरियल जो है वो HSS से होता है। ओके जी, Why does the cast iron have high compressive strength but low tensile strength? टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन कंप्रेसिव है। जैसे कि ये बेड है, कास्ट आयरन का बना होता है, आप सबको पता है लेथ का बेड जो है वो कास्ट आयरन का बना होता है। लेकिन क्यों? तो ये ड्यू टू इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज, ड्यू टू इट्स हाई मेलेबिलिटी, ड्यू टू इट्स डक्टाइल नेचर, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स। सो डी इज द राइट आंसर। ग्रेफाइट फ्लेक्स होते हैं जिसके कारण इसके अंदर प्रॉपर्टी आती है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इसमें आप ये कंप्रेसिव को सहन कर सकता है। Why is the concept of transmissibility of the force valid for a rigid body? अब भाई साहब होता क्या है ट्रांसमिसिबिलिटी देखते हैं। तो हमारे पास अगर देखोगे कि यहाँ पे कोई बॉडी है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, चाहे आप यहां से लगाओ चाहे आप यहां से लगाओ, एक ही बात है। वो कहता भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने फोर्स यहां लगाया या थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रिजिड बॉडी के लिए ही क्यों? क्योंकि रिजिड बॉडी भाई वो दबती नहीं है। आप देखोगे अगर मैं कहूं कि एक बैलून है, बैलून डिफरेंस है, बैलून दब जाएगा, खुद ही दब जाएगा, उसमें चेंजेस आ जाएंगे बॉडी के अंदर, रिजिड नहीं है ना। तो रिजिड बॉडी हमें चाहिए बिकॉज अ रिजिड बॉडी डज नॉट डिफॉर्म अंडर अप्लाइड फोर्स। सो ए इज द राइट आंसर। नहीं, वो जो है डिफॉर्म नहीं होती है। ओके, ए इज द राइट आंसर। इस तरह से आप डिफॉर्म इसमें देख सकते हैं जो ट्रांसमिसिबिलिटी को। ब्रेजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डैश मेटल विदाउट मेल्टिंग द बेस मेटल। क्या करता है ये ब्रेजिंग? ब्रेजिंग भाई साहब ज्वाइनिंग करता है। और क्या करता है? ब्रेजिंग से चीजों को जोड़ते हो ना, तो ब्रेजिंग हमारे पास से जोड़ने के लिए काम आती है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज द रेसिप्रोकल ऑफ, ये सबको पता है, ये किसका होता है? मास डेंसिटी का। डेंसिटी कहते हैं, मास डेंसिटी कह देते हैं। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम के उल्टा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, इन टॉर्च ब्रेजिंग हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ मिक्सचर ऑफ, किसकी मिक्सचर होता है? ऑक्सीएसिटिलीन गैस का मिक्सचर होता है ब्रेजिंग टॉर्च के अंदर। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ओके, तो ब्रेजिंग इस तरह से हम करते हैं। व्हाइल मेजरिंग सरफेस टेक्सचर द पार्ट ऑफ द प्रोफाइलोमीटर, ये प्रोफाइलोमीटर होता है that makes contact with the workpiece, वर्कपीस के साथ सीधा कांटेक्ट में आता है, वो वहां पे स्टाइलस होता है, वहां पे स्टाइलस होता है। तो आप देखोगे ये कौन सा होता है? तो हमारे पास कौन सा है? मोटराइज्ड मैकेनिज्म है और फाइनली पॉइंटेड स्टाइलस है, ये हमारा कांटेक्ट में आता है। B is the right answer. B is the right answer. Soldering is a similar or dissimilar metal by heating. ये यहाँ पे is a dash होगा, यहाँ पे dash होगा. Okay, heating them to a required temperature. तो ये क्या है? Method of joining होता है. Method of joining. Soldering is a method of joining. सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स। ओके, तो सोल्डरिंग भी जोड़ने के काम आता है। इन्वेंट्री कंट्रोल बिगिंस विद डैश एनालिसिस। कौन से एनालिसिस सबसे पहले होते हैं? इन्वेंट्री के अंदर ABC एनालिसिस होते हैं, ये सबको पता है। ओके जी, इन अ बैटरी और कॉइल इग्निशन सिस्टम व्हाट इज द रोल ऑफ इग्निशन कॉइल? इग्निशन कॉइल क्यों है? कि ताकि हम भाई साहब वोल्टेज को बढ़ा सकें। हमारे पास जो वोल्टेज आ रही है वो कम हो रही है, उसको वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो हमारे पास क्या होगा? टू ट्रांसफॉर्म द लो बैटरी वोल्टेज इनटू द हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द स्पार्क इग्निशन। स्पार्क इग्निशन के लिए बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की जरूरत होती है। तो ये हमारे पास डायग्राम है, मैंने इसको समझाया हुआ है, चाहे आप YouTube पे है चाहे ऐप पे है, आपको ये चीज समझ सकते हो आप मेरे से। अब आप में से कुछ बच्चे हैं कि सर नहीं हमें ये चीजें आपके साथ करनी है, आप YouTube पे खास करके जो देखते हैं, तो आपको बार बार कहता हूं आप एक कोर्स है सबके लिए, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ऑल इन वन AEJE कोर्स, इसको ज्वाइन कर लीजिए अगर आप YouTube पे हो। ओके, ऑल इन वन AEJE कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और इसके लिए जो कोड है आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, RRB JEE इस तरह से लिख देना, ठीक है। अगर RRB की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोड यूज कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इसी वीडियो देखने वालों के लिए, YouTube पे अगर आप देख रहे हो सिर्फ यही कोड आपके लिए है,
मतलब ओपन ऐसे किसी और को नहीं मिलेगा, क्योंकि वीडियो आप देख रहे हो पूरी देख रहे हो इसलिए आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 30% आपको ऑफ मिल जाएगा। RRB JEE कोड डाल देना, मिल जाएगा। वहां पे विजिबल नहीं होगा, लिखना पड़ेगा आपको। ओके जी, चलिए। इन अ स्पिरिट लेवल डिवाइस टू विच पॉइंट ऑफ अ ग्लास वायल डज द बबल ऑलवेज मूव। ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला है, लेकिन ये कुछ बच्चे इसमें से अरे सर ये क्या पूछ लिया। भाई सब कुछ नहीं, आप स्पिरिट लेवल देखा आपने, मिस्त्रियों के पास होता है, वो आप देखो उसके अंदर एक हवा छोटी सी जगह छोड़ रखी थी हवा की, तो वो बबल है ना, एयर बबल, वो जैसे ही आप जैसे टेढ़ा करो जैसे मर्जी करते रहो, वो बबल हमेशा ऊपर रहता है, वो हमेशा ऊपर रहता है। तो वो कहाँ होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा, हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पर आएगा वो हमेशा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है A bench mounted drilling machine is of the same type of। ये कैसी होती है, सेम किस तरह की होती है, ये सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन की तरह होती है। सेंसिटिविटी कहाँ से आ गया, हमने ऐड वो देखते हैं ना, टूथपेस्ट की ऐड देखते हैं, सेंसिटिविटी वहां से आ गया होगा। ओके, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इज यूजली मेजर्ड इन यूनिट ऑफ। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो होती है वो जूल्स में हम मेजर करते हैं, इम्पैक्ट कितना स्ट्रेंथ आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूडिनल फीड रेट इन थ्रू फीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग। हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग में भाई साहब आपको फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूडिनल फीड रेट होता है पाई DN sin थीटा, ये फॉर्मूला है, ये हमने पढ़ा हुआ है जब हम इसकी तैयारी कर रहे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पे डिटरमाइन द मिनिमम थिकनेस ऑफ द रेक्टेंगुलर एक्सियल बार शोइंग दिस, ये यील्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो दे रखी है, यील्ड स्ट्रेस दो दे रखी है 310 मेगापास्कल और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 दे रखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसकी इमेज कुछ इस तरह की है, यहाँ पे हमारे पास एक ये वाला दे दिया साइड, लेकिन पीछे वाला साइड ये विड्थ नहीं दी हुई हमारे पास, ये हमें निकालनी है। बात समझ गए, ये तो 40 है, ये चीज 40 है, ये नहीं निकाली, ये बतानी है हमें कितनी है, यहां से यहां तक का ये बताना है हमें। तो बड़ा सिंपल सा है, कैसे, अगर आप देखोगे यील्ड स्ट्रेस और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आप देखते हो वहां पे हम क्या करते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस कितनी है ये नहीं पता हमें, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमें पता लगता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है हमारे पास। ये फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस लिखेंगे अपॉन वर्किंग स्ट्रेस लिख देंगे। अब यील्ड स्ट्रेस कितनी है, 310 मेगापास्कल। अब याद रखो मेगापास्कल क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर ही होता है, तो यहाँ पे ये न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो वर्किंग स्ट्रेस यहाँ लिख लो, वर्किंग स्ट्रेस कितना आ जाएगा, 310 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 155 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारा सेम आ जाएगा, वो कोई इशू नहीं होता, मेगापास्कल वही चीज होती है। अब बात आ जाती है कि हमारे पास स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है लोड पर यूनिट एरिया। अब स्ट्रेस हमें पता लगी, ये रही 155, ओके, और फोर्स हमें पता है 120 किलो न्यूटन है, ये याद रखना, यहाँ पे किलो न्यूटन है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, किलो न्यूटन है, तो 120 किलो, किलो मतलब 10 की पावर 3। अब ये एरिया अगर देखोगे तो विड्थ और डिस्टेंस, दो लेंथ कह लो ब्रेड्थ कह लो, किसी को मल्टीप्लाई, तो ये दो यहाँ पे डिस्टेंस है 40 mm इंटू, ये हमें पता नहीं है, तो 40 इंटू x कर देता हूं, मान लीजिए x की वैल्यू x है हमारे पास, बस इसको सॉल्व करना है, कर लीजिए सॉल्व। जब आप करोगे काटोगे पीटोगे तो हमारे पास जो है आंसर 19.4 आ जाएगा। ओके, 19.4 आ जाएगा, जस्ट x निकालना है, निकाल लेना बेटा, इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं है इसके अंदर। ओके जी, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं, what should be the included angle of the cutting tool used for the machining metric thread। अब metric thread जो है वो 60 डिग्री हम देखते हैं, metric thread में 60 डिग्री का एंगल हमारे पास होना है, टूल में 60 डिग्री का हम देखते हैं एंगल होना चाहिए। ओके जी, which of the following wheels supports the workpiece in internal centerless grinding operation। देखिए इसमें कौन कौन से यूज होते हैं, ये तीनों यूज होते हैं, प्रेशर रोलर भी, स्पोर्टिंग रोलर भी और रेगुलेटिंग व्हील्स भी, ये तीनों ही यूज होते हैं इसके अंदर सपोर्ट करने के लिए। इंटरनल ये ग्राइंडिंग व्हील जो होता है इसको सेंटरलेस ग्राइंडिंग के लिए ये तीनों यूज होते हैं। स्पोर्ट रोल है, ये देखिए वर्कपीस, यहाँ पे होल्डिंग रोल है, ओके, रेगुलेटिंग रोल है, ये तीनों हमारे पास यूज होते हैं। अमंग द फॉलोइंग which beam can be classified as the statically indeterminate। तो ये सबको पता है भाई साहब, फिक्स्ड बीम स्टैटिकली इंडिटरमिनेट होते हैं, तो ये बीम जो होते हैं ये फिक्स्ड बीम होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शैंक इन द ब्रोचिंग मशीन, शैंक का क्या फंक्शन है, रिमूव चिप,
ठीक है, ब्रेक अप द चिप्स जनरेटेड ड्यूरिंग द ब्रोचिंग नहीं, होल्ड द ब्रोच इन प्लेस एंड गिव इट अ रोटेशनल मोशन नहीं, गाइड्स द ब्रोच थ्रू द मटेरियल एंड मेंटेन्स टूल अलाइनमेंट, मेंटेन टूल अलाइनमेंट। ओके जी, चलिए आगे। तो ये ब्रोचिंग मशीन की एक पिक्चर है, आप यहां से देख सकते हैं। वन डिजाइन एडवांटेज ऑफ अ सिंगल वैल्यूड केसिंग इज, सिंगल वैल्यूड केसिंग का क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा क्या, ये सिंप्लीफाई करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, बस ये सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे सिंप्लीफाई बड़ी आसान है बनाना इसको। ठीक है जी, चलिए तो ये सिंप्लीफाई इजी हम बना सकते हैं इसको। What does the polygon law of force describe? Polygon law क्या होता है? जब हम देखते हैं बहुत सारी फोर्सेस के एक साथ लग रही है, वहां पे हम polygon law का इस्तेमाल करते हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए यूज करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द मल्टीपल फोर्सेस, the method of the finding resultant of multiple forces, interaction between the two perpendicular forces, force required to balance a single force, so the method to find the resultant of multiple forces। okay जी, चलिए। the structure list of components and sub assemblies needed to manufacture a final product, ये हमें सबको पता है, ये क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल इसको बोलते थे। क्या बोलते हैं? बिल ऑफ मटेरियल। बड़े इजी से क्वेश्चन है, कुछ इतने इजी हैं। देखो इजी और डिफिकल्ट है क्या, ये भी कभी बार अब मैं इसको इजी कह रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे मेरे प्यारे, वो उन्होंने कभी तक पढ़ा ही नहीं कुछ, ना डिप्लोमा में ना बीटेक में कुछ पढ़ा है नहीं, और सीधा हम जेई बनना चाहते हैं, कुछ ऐसे आ जाते हैं। तो अगर आप उनमें से हो तो भाई साहब पहले तैयारी कर लो, ये तो बाद की बात है। 6 महीने 7 महीने अपने आप को रगड़ो, पहले पूरे कॉन्सेप्ट के लिए तब यहां पर आओ। मैं ऐसे मत आ जाना ये क्या आ गया बिल ऑफ मटेरियल। सो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ पंप इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग, किसको कंपेयर करते हैं? तो हमारे पास हाइड्रोलिक पावर आउटपुट टू द मैकेनिकल पावर इनपुट, तो इसको हम कंपेयर करके हम निकालते हैं क्या? ओवरऑल एफिशिएंसी, पंप की ओवरऑल एफिशिएंसी निकालते हैं। बहुत सारी एफिशिएंसी होती है जिसके अंदर हम ये भी निकालते हैं। टू फोर्सेस एक्ट एट राइट एंगल, 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? ये बहुत इजी सा क्वेश्चन, रिजल्टेंट हम निकालते हैं √F1² + F2² हम कर देते हैं। ओके जी, चलिए। टू शाफ्ट्स A and B आर ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है। इफ डायमीटर ऑफ A इज थ्राइस द डायमीटर ऑफ B, तो क्या कहता है? देन द टॉर्क दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द A कितना ट्रांसमिट करेगा? देखो सीधी सी बात है, एक टी ए ले लो, एक टी बी ले लो, बस सिंपल सी बात। π/16 d³ टाउ यहां पे लिख लेते हैं, और यहां पे लिख देते हैं π/16 d³ टाउ। अब देखो टाउ दोनों में सेम होगा, टाउ दोनों में सेम क्यों? क्योंकि भाई साहब दोनों का मटेरियल सेम है, वो टेंशन नहीं। सेम दिक्कत कहां है? डायमीटर की दिक्कत है बस। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ A इज थ्राइस द डायमीटर, तो हम मान लीजिए ये D है तो ये थ्राइस हो जाएगा, बस इतना सा बात है, इतनी सी बात है। और इसको ऐसे कर दो, ब्रैकेट में लिख लो बस। कंपेयर क्या करोगे? इस ये तो है ही है, ये बाकी सारा कुछ एक जैसा है, बस ये 3 का क्यूब अलग है, 3 का क्यूब अलग, 3 का क्यूब क्या होता है? 27, तो 27 गुना हो जाएगा हमारे पास 27 टाइम द दैट ऑफ B, तो बात 7 दिख रही है ना। बाकी सबको तो एक जैसा ही है, ये देखो π/16 π/16 d³ टाउ टाउ, ये 3 ही अलग है, 3 का क्यूब अलग है, 3 का क्यूब अलग मतलब 27 टाइम्स हो जाएगा, 27 टाइम्स हो जाएगा। द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ पंप इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग, क्या हम कंसीडर करते हैं? ओनली द मैकेनिकल फ्रिक्शन, पंप्स वेट, वर्क डन इन ओवरकमिंग हाइड्रोलिक लॉसेस, हाँ ये हम कंपेयर करते हैं। सो सी इज द राइट आंसर हमारे पास होगा, सी हमारे पास राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन? फोर्स्ड कन्वेक्शन, तो हम कन्वेक्शन प्रोसेस आपको पता है, उसको फोर्स लेकर आना, वो किस तरह करवाते हैं? एयर ब्लोन ओवर द कार रेडिएटर बाय फैन। तो आप कार रेडिएटर, यहाँ पे इमेज नहीं है, आप कार में देखेंगे रेडिएटर होता है, वहां पे एक फैन है, वो फोर्स्ड कन्वेक्शन हम प्रोसेस उसे करवाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की एडवांटेज ऑफ CNC लेथ इन टर्निंग ऑपरेशन? टर्निंग ऑपरेशन में हमारे पास की एडवांटेज जो CNC लेथ मशीन का, वो टर्निंग ऑपरेशन में क्या है हमारे पास की एडवांटेज? क्या? दे प्रोवाइड हायर ऑटोमेशन एंड कॉम्प्लेक्स मशीनिंग साइकिल, दे लिमिटेड टू द साइकिल सिंपल मशीनिंग ऑपरेशन, दे आर लेस एक्यूरेट देन द कन्वेंशनल, दे रिलाई मेनली ऑन मैकेनिकल डिवाइसेस फॉर कंट्रोल। ये D इज द राइट आंसर।
डी इज द राइट आंसर। हम CNC जो है वो मैकेनिकल डिवाइसेस के ऊपर कंट्रोल जो है वो होता है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। विच एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट द टफनेस। टफनेस देखोगे तो टोटल एरिया आप देखोगे, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर बना लूं मैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन दो डायग्राम जो है हम इसका बना लेते हैं इस तरह से। तो ये आप देखोगे इस तरह से डायग्राम है, इसके अंदर का जो सारा एरिया होता है ये पूरा एरिया वो टफनेस को दर्शाता है। टोटल एरिया अंडर द कर्व इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In submerged arc welding, dash electrode is used in combination with the flux feeder tube। तो flux feeder tube के साथ कौन सी यूज होती है? ये consumable bare electrodes यूज होती है। So D is the right answer, D is the right answer। Which type of, next question हम देखते हैं 74, which type of steel would be best suited for the application requiring both high strength भी चाहिए और गुड क्रोजन रेजिस्टेंस भी चाहिए। गुड क्रोजन जहां पे भी आ जाए तो हमें पता है कौन सा, स्टेनलेस स्टील। हमारे पास स्टेनलेस स्टील जो है वो क्रोजन रेजिस्टेंस सबसे अच्छा देता है, तो हमारे पास ये आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन अ थिन सिलेंडर इफ हूप स्ट्रेस इज 40 मेगापास्कल एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज 20 मेगापास्कल। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या होता है, अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो 1/2 और ये कहेंगे सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम। अब इसमें मैक्सिमम देखें तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 और मैक्सिमम की बात करें तो हूप स्ट्रेस है, हूप स्ट्रेस कितनी है 40 और मिनिमम देखें तो मिनिमम हम इसके अंदर जब सिलेंडर्स की बात करते हैं तो रेडियल स्ट्रेसेस को लेते हैं, लेकिन ये कौन सा है, थिन वाला। थिन के अंदर क्या होता है, रेडियल स्ट्रेसेस 0 होती है, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। तो 1/2 इंटू 40 और कट जाएगा तो 20, सो 20 इज द राइट आंसर, 20 मेगापास्कल इज द राइट आंसर होगा हमारे पास। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन ओपन इम्पेलर। ओपन इम्पेलर का सबसे इजी क्या है भाई साहब, इसको सफाई करना बड़ा इजी है। साहब ओपन पड़ा है ना, कोई भी चीज इंस्पेक्शन करनी है दिक्कत नहीं है, सफाई करना इजियर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग कंपेयर टू क्लोज्ड इम्पेलर। क्लोज्ड है वहां पे कहां हाथ डालोगे, सफाई कैसे करोगे, इसको सफाई करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। क्वेश्चन देखते हैं, वीकर हार्डनेस नंबर VHN नंबर निकालना है फॉर अ मटेरियल विद अ 20 किलोग्राम लोड, 20 किलोग्राम का लोड है एंड एन एवरेज इंडेंटेशन डायगोनल ऑफ 0.3 mm। अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो याद करना पड़ेगा आपको VHN का 1.854 इंटू F/D का स्क्वायर। F मतलब लोड हमारे पास है, D हमारे पास डायमीटर गिवन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। यही वैल्यू डालो, ये वैल्यू डालोगे तो 412 आपके पास आंसर आ जाएगा आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील कंपेयर टू अलॉय स्टील। तो अलॉय स्टील जो है जनरली हैज हायर स्ट्रेंथ देन द माइल्ड स्टील, ये इसका राइट आंसर होगा। क्या, क्योंकि अलॉय स्टील जो है उसके अंदर हायर स्ट्रेंथ, बेटर स्ट्रेंथ हमें मिलती है अलॉय के अंदर, तभी तो हम अलॉयज का यूज करते हैं। व्हाट इज द टिपिकल बिहेवियर ऑफ क्रीप डिफॉर्मेशन इन मटेरियल विद एट अ वेरी हाई टेम्परेचर? 0.5 टाइम्स द मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है उससे भी 0.5 टाइम्स ज्यादा हो जाए तो उस पर क्या होगा, तो इसके कारण क्या करता है कि मटेरियल एक्सिबिट्स सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो काफी ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको देखने इसमें मिलेगा। इसका ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द IS स्पेसिफिकेशन ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन आप जानना चाहते हैं तो आपको इस तरह से टेबल याद करना है। टेबल के अंदर अलग अलग अब्रेसिव जो हम यूज कर रहे हैं, अब्रेसिव अलग अलग तरह के कोड हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो आप उस हिसाब से आंसर दे सकते हैं। कैसे, सी इज द राइट आंसर। अब्रेसिव यूज कौन सा है, फिर ग्रेड नंबर कौन सा है, फिर ग्रेड स्ट्रक्चर कौन सा है और फिर बॉन्ड टाइप कौन सा है। सो सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन द इनटेक वाल्व स्टार्ट्स टू ओपन एट। देखिए इनटेक वाल्व कब ओपन शुरू होता है, ओपन होना शुरू होता है। आप देखिए हमारे पास क्या होता है कि पावर स्ट्रोक है, सबसे पहले पावर में देखो वाल्व बंद है, पावर में ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है पिस्टन, हमारा पिस्टन नीचे जा रहा है। अब एग्जॉस्ट में क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा पिस्टन,
टीडीसी की ओर बढ़ेगा और यहाँ पे एग्जॉस्ट वॉल्व हमारा खुला पड़ा है, धुआं सारा बाहर निकल रहा है, हमारा धुआं बाहर निकल रहा है। धुआं निकलते निकलते जैसे वो टीडीसी के पास पहुंचने लगा, हम यहाँ पे इनलेट वॉल्व को खोल देंगे। क्यों? क्योंकि यहां से अगर जो फ्रेश एयर आएगी वो भी धक्का मारेगी, जो धक्का मारेगी वो एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालने की मदद करेगी। तो टीडीसी से पहले ही खुल जाता है और ये आरआरबी ने गलत आंसर दिया हुआ था इसका। आप आरआरबी में देखोगे तो आई थिंक ये वाला सी इसका राइट आंसर, लेकिन इसका राइट आंसर जो है 10 to 25 डिग्री बिफोर टीडीसी आना है, ये याद रखें। ये बी इज द राइट आंसर, इसका बी राइट आंसर होगा। तो आप देखेंगे इनलेट वॉल्व जो ओपन होता है वो पहले ही होता है, टीडीसी पे जाने से पहले ही 15 डिग्री के आसपास वो पहले ही ओपन हो जाता है। इन प्रोफाइल प्रोजेक्टर द मैग्निफाइड इमेज ऑफ द वर्कपीस इज क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा बनाई जाती है? मिरर के द्वारा, वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा, प्रोजेक्शन लेंस के द्वारा या कंडेंसर लेंस? तो प्रोजेक्शन लेंस के थ्रू इसका बनाया जाता है। A cantilever beam with a span length of L carries a uniform moment of intensity m न्यूटन मीटर। तो ये देखेंगे। और which of the following स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगी? तो आप बड़े ध्यान से समझो। एक हमारे पास स्पैन लेंथ है एल है, उसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट पूरी इंटेंसिटी के ऊपर एल पड़ रहा है। मतलब उसमें अगर आप डायग्राम बनाओगे, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। अगर वो इस तरह का दिखता है तो याद रखें शियर फोर्स इसके केस में 0 होगी। शियर फोर्स थ्रू आउट द लेंथ विल बी 0। जो सी है वो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। द की स्टेप इन मेकिंग अ डायमेंशनल मेजरमेंट यूजिंग अ टूल माइक्रोस्कोप। ठीक है, टूल मेकर माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर की स्टेप जो है मेकिंग डायमेंशनल मेजरमेंट जब आप करना चाहते हो तो मेन क्या है? एडजस्टिंग द फोकस ऑन द वर्कपीस, changing the objective lens power, aligning the cross wire with the measuring points या viewing the magnified image। तो हमारे पास क्या है ये तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एडजस्टिंग द फोकस ऑन द वर्कपीस। वो फोकस जो है उसको एडजस्ट करना हमारा मेन काम हो जाता है। ये आप देखोगे टूल मेकर माइक्रोस्कोप यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग द थर्मोडायनेमिक साइकिल द फर्स्ट लॉ स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट लॉ क्या बताता है? फर्स्ट लॉ यही बताता है ना कि भाई साहब जितना आप वर्क डन डालोगे आपका नेट वर्क डन जो है, नेट वर्क डन जो है इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर होता है। यही तो हमारा लॉ होता है ना, फर्स्ट लॉ। तो आप इसको याद कर लीजिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ पिस्टन टू फिट स्नगली इनटू द सिलेंडर टू। तो अगर वो पूरा फिट आ जाए, पिस्टन जो है पूरा फिट आना चाहिए, प्रॉपर स्नगली अच्छी तरह से फिट आना चाहिए। क्यों? नाइदर अलाउ फॉर इजी मूवमेंट, इजी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, इजी तो होनी चाहिए भाई साहब, ये कहां से? प्रोवाइड्स अ गैस टाइट स्पेस अलोन, बोथ अलाउ फॉर इजी मूवमेंट एंड प्रोवाइड्स अ गैस टाइट स्पेस। तो ये सी इज द राइट आंसर। भाई साहब ये फिट भी प्रॉपर तरीके से है, मूवमेंट भी अच्छे तरीके से है, लेकिन गैस टाइप भी हो, इसके अंदर गैस की लीकेज भी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हेड स्ट्रोक? हेड स्ट्रोक क्या होता है भाई साहब? लेथ मशीन में आप देखो हेड स्ट्रोक है, वहां पे हम स्पीड कंट्रोल करते हैं ना, हम वहां पे हमारे पास चक भी है, चक को पकड़ना है, वर्क पीस आया, तो ये सारा काम हो उसके अंदर। हेड स्ट्रोक के अंदर हमारे पास मेनली क्या? स्पीड को कंट्रोल करना। तो हमारे पास सिर्फ टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द कटिंग टूल नहीं, टू एडजस्ट द फीड मैकेनिज्म नहीं, to control the movement of the carriage नहीं, to hold and rotate the workpiece at different speed। So D is the right answer. D is the right answer. Which of the following is correct rule when selecting a grinding wheel? grinding wheel को select करते हुए क्या सही रूल है? रूल है क्या भाई साहब कि अगर वर्कपीस आपका हार्ड है तो आप सॉफ्ट मटेरियल यूज करिए ग्राइंडिंग व्हील में, और अगर आपका सॉफ्ट है तो वो उल्टा चलना है, बस कुछ नहीं करना। वर्कपीस सॉफ्ट है तो ये हार्ड होगा, वर्कपीस हार्ड है तो ये सॉफ्ट होगा, दोनों उल्टा चलेंगे, बस और कुछ नहीं। सॉफ्ट व्हील फॉर हार्ड मेटल एंड हार्ड व्हील फॉर सॉफ्ट मेटल इज द राइट आंसर।
ओके 89, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द assumption इन कैलकुलेटिंग EOQ। EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब देखते हैं इसके अंदर कौन सी नहीं हम assumption यूज करते। तो डिमांड ये देखेंगे तो डिमांड कंटिन्यूस वो तो होता है, इसके अंदर हम देखते हैं डिलीवरी ऑफ ऑल आइटम्स आर इंस्टेंटेनियस, लीड टाइम इज कांस्टेंट, ये तो सही है, ये नहीं सही है, ए इज द राइट आंसर। मटेरियल कैन नॉट बी सप्लाइड इन वेरिएबल क्वांटिटी, तो ये हम नहीं लेके चलते ऐसा कोई भी assumption। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एलिमेंट दैट सपोर्ट्स द वर्कपीस इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में कौन इसको करता है, सपोर्ट करेगा? वर्क रेस्ट टेबल, स्टेशनरी टेबल, वर्क टेस्ट ब्लेड या प्रेशर रोलर ब्लेड। तो वर्क रेस्ट ब्लेड इसको करेगा सपोर्ट, ये इसको सपोर्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज कैस्केड रेफ्रिजरेट सिस्टम। कैस्केड सुना हुआ है, दो आपके पास सिस्टम होते हैं, जब हम दो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं वहां पे हम कैस्केड होते हैं। टू और मोर रेफ्रिजरेंट विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट इसको यूज करते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। कैस्केड इस तरह से आप देखोगे दो अलग अलग हमारे सिस्टम होते हैं, दोनों को एक साथ हम यूज करते हैं। फॉर अ थिन प्लेनर रिंग ऑफ रेडियस r mm, मतलब r जो है उसका रेडियस है एंड थिकनेस जो है t, its radius of gyration about the polar axis in mm is। अब बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये, लेकिन काफी बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हुए। तो आप देखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप निकालते हो तो वो होता है mk का स्क्वायर, mk का स्क्वायर। अब इसमें अगर देखोगे तो हमारे पास ये थिन प्लेनर का रिंग है और उसका रेडियस r दे रखा है। अब आप अगर इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर जाओगे तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा कि k जो है आप निकालना चाहते हो i अपॉन m कर दोगे, i अपॉन m कर दोगे, इसका अंडर रूट कर दोगे, इसका अंडर रूट कर दोगे। अब i जो है एक और तरीका क्या है इसको निकालने का, इसका तरीका क्या है mr स्क्वायर, इस तरह से हम निकालते हैं, इस तरह से। अब रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में या रेडियस के टर्म्स में इस तरह से लिख सकते हैं। अब m से m कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो r आ जाएगा, तो k इक्वल टू r ही आ जाएगा, सेम ही बात है, क्योंकि वही तो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ना, देखो वही तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो r और k इक्वल आ जाएगा, सो a इज द राइट आंसर हमारा आ जाएगा। ओके जी। इन अ गैस वेल्डिंग प्रोसेस गैस प्रेशर रेगुलेटर आर एम्प्लॉयड फॉर, क्यों करते हैं रेगुलेटर, क्यों यूज करते हैं भाई साहब? हम प्रेशर को रेगुलेट करना चाहते हैं, कितना प्रेशर हमें देना कितना नहीं देना, तो इसलिए हम यूज करते हैं उसको। तो हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द सिलेंडर टू द वर्किंग प्रेशर, इग्नाइटिंग द वेल्डिंग टॉर्च, ठीक है, इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन मिक्सचर प्रेशर या मिक्सिंग ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। सो ए इज द राइट आंसर। रिड्यूस करने के लिए प्रेशर को हम यूज करते हैं इसको। ओके 93 ए इज द राइट आंसर। व्हिच वेल्डिंग प्रोसेस इज नॉट क्लासिफाइड अंडर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। तो देखिए आर्क वेल्डिंग जो है, जो आप इन क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगी। कुछ आपको टीचर ये एटॉमिक हाइड्रोजन को बोल देंगे, कुछ इसको बोलेंगे। तो इसके अंदर जो रहेगा एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग रहेगा। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में अगर आप देखोगे तो आर्क वेल्डिंग जैसा दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो हीट मिलती है हमें वो एक्चुअली हाइड्रोजन के थ्रू मिलती है। इसकी डिटेल वीडियो आपको देखने को मिल सकती है, वेल्डिंग वाले में चले जाना फोल्डर में, उसके आपको डिटेल मिल जाएगा। तो ये ए इज द राइट आंसर, ये क्लासिफाइड नहीं होता इसके अंडर। ओके तो काफी टीचर आपको इलेक्ट्रो स्लैग का भी देखने को मिलेगा, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रो से आरआरबी ने जो आंसर दिया वो ये दिया। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ओके। इफ पंप्स थ्योरेटिकल मैनोमीटर हेड इज 30 मीटर and this measure head is 27 meter, what is the manometric efficiency? तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी किस तरह से आप निकालेंगे? सिंपल सा मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला है मेजर्ड मैनोमेट्रिक हेड और थ्योरेटिकल मैनोमेट्रिक हेड, बस इसको आप डिवाइड कर देना, आपके पास 90% एफिशिएंसी आ जाएगी, और कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। दोनों चीजें दे रखी, 27 और 30 दोनों दे रखा, आपको डिवाइड ही करना था और कुछ नहीं करना था। लेकिन वही बात कि हमें अगर फॉर्मूला ही नहीं पता तो हम कहां से कर लें। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इनवर्सली विद द, किसके साथ इनवर्सली होता है? इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ होता है। सो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। Which cooling method is used for the full annealing? फुल एनीलिंग जब करते हैं तो किस में होता है? कूलिंग करते हैं, क्वेंचिंग इन वाटर नहीं, स्लो कूलिंग इनसाइड अ फर्नेस। तो बी इज द राइट आंसर, फर्नेस के अंदर ही हम रखेंगे इसको।
इन अ मॉडर्न ऑप्टिकल मेजरिंग माइक्रोस्कोप द क्रॉस वायर आर, क्रॉस वायर कहां पे होती है, तो आप देखिए एज ग्लास विद इन द आईपीस, वहां पे हमारा क्रॉस वायर आपको देखने को मिलेगा। आप जब यूज करोगे वहां पे क्रॉस वायर इस तरह से देखने को आपको मिलेगा, वो हमारा आईपीस के विद इन वहां पे होगा। द सेंसिंग एलिमेंट इन द टॉमलिंसन सरफेस मीटर इज, तो कौन सा सेंसिंग, कौन सेंस करता है इसके अंदर, तो वो स्टाइलस होता है जो इसको सेंस करता है कि हम इसको सेंस, टॉमलिंसन सरफेस जो मीटर होता है उसके अंदर ये स्टाइलस से यूज होता है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखोगे तो पूरी डिटेल आपको देखने मिलेगी। ये स्टाइलस है, ये देखो स्टाइलस है, ये कॉन्टेक्ट में आता है वर्कपीस के साथ, तो यही एक्चुअल में वैल्यू हमें देगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Which of the following is, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो और लास्ट तक आप पहुंच चुके हो तो बहुत बधाई हो आपको, बहुत पेशेंस है, बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो आप। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि फुल वीडियो देखी आपने या नहीं देखी, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। अगर आप ऐप में देख रहे हो तो ऐप में तो आप सारा कुछ अवेलेबल है ही आपके पास। ओके, ऑल इन वन EJEE कोर्स के लिए यही फायदा, सब कुछ आपको मिलता है। चलिए, which of the following is considered a primary output report from a material requirement planning, तो ये हमारा जो होता है प्लांट ऑर्डर शेड्यूल के अंदर हम ये देखते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। और आप में से कुछ बच्चे कहें कि सर डिटेल में समझाओ, तो डिटेल में भाई साहब समझना है तो आइए ऐप में, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं, सर फ्री में करवा दो, सर फ्री में करवा दो, सर फ्री में हम सारा कुछ करवा दें, लेकिन जो इंस्टीट्यूट का खर्चा वो फ्री में नहीं चलता है। ओके, जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं वो बच्चे ऐसे हैं, सर फ्री में कोर्स कराओ, फ्री में कोर्स कराओ। भाई साहब यहाँ इंस्टीट्यूट के खर्चे, सैलरीज, ये सब कुछ देना होता है, तो इजी नहीं है कोई भी चीज फ्री में करवाना। ओके, तो अगर आप करना चाहते हैं कोर्स तो ऑल इन वन EJEE कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।